हो, समाज सर्वज्ञ सहज अभिराम हो, शुद्ध बुद्ध अनादि अनंत हो, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय। बोलो अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दा। जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दा। जय जिनेन्द्र मैडम। आशा है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं यस यस मैम। और एक्साइटेड है ये नए कोर्स के लिए। वेरी 100%। 100%। जी जी जी। सो कूल स्टाइल। यस, लेट अस स्टार्ट दिस। कोर्स का टाइटल तो आप सबको पता ही है, जैन मेटाफिजिक्स। जी। अब जब ये शब्द सुनने को आता है मेटाफिजिक्स, तो शायद काफी लोग डर गए होंगे कि क्या फिर से फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम कोर्स के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। कोर्स का मकसद क्या है, आपको ये कोर्स से क्या मिलने वाला है, ये समझ लेते हैं। तो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आप सभी को रियलिटी क्या है, क्या हम जो देख रहे हैं वो सच है या उसके पीछे कुछ सच है जो हमें नहीं पता। तो ऐसी टाइप की रहस्यमय बातों की चर्चा करना, ये मेटाफिजिक्स का यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके साथ साथ यूनिवर्सल फैक्ट, यानी कि जो सब लोग मान के चल रहे हैं, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व कैसा है, वो दिखने में कैसा है, जीव क्या है, अजीव क्या है, इस प्रकार की चर्चा, ये भी मेटाफिजिक्स में आता है, जो कि आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जैनिज्म के हिसाब से मेटाफिजिक्स क्या होता है, वो हम चर्चा करने वाले हैं ये पर्टिकुलर कोर्स में, जिसको बोल रहे हैं जैन मेटाफिजिक्स। तो मुझे आप लोग जानते होंगे, मैं हूँ डॉक्टर माधवी प्रसाद और यहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूँ। ओके, सो लेट अस सी द कोर्स आउटकम। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि सत्य क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, उसको आप कैसे समझ सकते हो। फिर 6 सब्सटेंस होते हैं जो कि जैनिज्म में इंपॉर्टेंट है, वो 6 पदार्थ के बारे में जानेंगे, एक एक करके समझेंगे, बट पहले समझ लेते हैं कि कोर्स का आउटकम क्या होने वाला है। फिर हम देखेंगे कि जीव क्या होता है, आत्मा, सोल क्या होता है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या दिया है जैनिज्म ने, उसको पुद्गल क्यों बोलते हैं जैन फिलॉसफी में, ये सारी बातें देखेंगे। उसके साथ साथ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, थोड़ा साइंटिफिक लग रहा होगा ये सारी चीजें, बट इसको समझ के आपको लगेगा कि ये तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। फिर कंसेप्ट ऑफ स्पेस, आकाश, कंसेप्ट ऑफ टाइम, काल, यूनिवर्स, लोक, मतलब जैन कॉस्मोलॉजी में ये सारे शब्द आते हैं। और जैन कॉस्मोलॉजी से संबंधित जो हम चर्चा करेंगे, वही आपके मेटाफिजिक्स का डिस्कशन होगा। कंसेप्ट ऑफ तत्वस एंड अप्लाइड नॉलेज। क्या किसी को पता है कि मेटाफिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? ठीक है, इस पे हम आएंगे, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिलॉसफी क्या होता है। किसी को मालूम है कि फिलॉसफी को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्शन। दार्शनिक दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल दार्शनिक बिल्कुल। ना। तो फिलॉसफी, दार्शनिक। अगर हम इसको इंग्लिश में ये शब्द समझेंगे, तो इसका मतलब होता है कि लव फॉर विजडम, नॉलेज के लिए जो प्रेम है, उसको फिलॉसफी बोलते हैं। वैसे दर्शन का मतलब होता है देखना। आप क्या देख रहे हो, दैट मेक्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंस। आपको जो दिख रहा है, क्या वही सच है या उसके पीछे भी कुछ ऐसा गहरा सच है जिसके थ्रू आप अभी तक अवेयर नहीं हुए हो। तो मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न शायद आपको भी आते होंगे, तो जरा थोड़ा आराम से देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कि मेरे चारों ओर ये जो संसार है वो क्या है, ये संसार क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन से जुड़े हुए होते हैं। बट शायद बच्चों को भी ये सवाल आते होंगे कि संसार कैसा है, संसार को बनाने वाला कौन है, दुनिया बनाने वाला कौन है। इस पे गाना भी है, सॉन्ग्स भी है, सुना होगा आपने, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में जो आई, काहे को दुनिया बनाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉन्ग्स में भी सुनते हो,
प्लस आसपास के कॉन्वर्सेशन में भी सुनते हो, बट फिलोसॉफिकली इसका क्या आंसर है वो आप दर्शन में देखते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख क्या है, दुख क्या का है, उसका कारण क्या है। जो बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था कि सफरिंग होता है, इट्स रियल, और सफरिंग के कॉजेस होते हैं, दुख के कारण होते हैं, दुख के कारण होते हैं प्लस दुख के निवारण का मार्ग भी होता है। तो ये बौद्ध दर्शन में बताया गया है। तो उससे रिलेटेड चर्चा फिलॉसफी में आती है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, क्या दुख का पूर्णतः निवारण संभव है, मतलब क्या दुख को पूरी तरीके से, हम उसको पूरी तरीके से उससे बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है जब भी हम फिलॉसफी की बातें करते हैं। और क्वेश्चंस आते हैं कि अगर दुख का अंत होता है तो वो कैसे किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली फिलॉसफी, रिलीजन, दर्शन, ज्ञान शास्त्र, ये सारे में ये डिस्कशन चर्चा होती है। तो इसलिए फिलॉसफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के लाइफ स्टैंडर्ड को देखते हुए फिलॉसफी का इतना बड़ा रोल है कि हमारे अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है उसको हम फिलॉसफी के थ्रू इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पूछा क्वेश्चन कि क्या आप जानते हैं कि मेटाफिजिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो मेटाफिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व मीमांसा, तत्व की खोज करना। मीमांसा मतलब खोज करना। तत्व, तत्व क्या होता है, तत्व को बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, तत्व को क्या बोलते हैं, पदार्थ और द्रव्य। अब द्रव्य क्या होता है, अभी अभी मेरे पास में पेन है, ठीक है। अब पेन किसी ना किसी धातु से बना हुआ है। अब इसका ज्ञान हमें है क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट जब संसार की बात करते हैं, कॉस्मोलॉजी की बात करते हैं, तो उसमें हमारा अनुभव बहुत कम है। हम उसको अपने सेंसेस से जो देख पा रहे हैं बस उतना ही, वो नहीं है, उससे भी ज्यादा है वो। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे उसके तत्व को समझना यानी उसके पदार्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो तत्व क्या है, पदार्थ क्या है, उसकी विशेषता ये होती है कि वो उत्पत्ति, विनाश और स्थायित्व तीनों होते हैं। ओरिजिन है, डिस्ट्रक्शन है, प्लस कंटिन्यूटी। तीनों चीजों में सब्सटेंस का रोल इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये पेन बना रही हूं, मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूं, तो यहां भी मुझे तत्व दिखेगा। मैं डिस्ट्रॉय कर रही हूं तो यहां भी मुझे तत्व दिखेगा। प्लस अगर मुझे ये पेन को 10 साल तक चलाना है तो यहां भी मुझे तत्व दिखेगा। मतलब तत्व यानी कि पदार्थ का रोल तीनों प्रोसेस में होता है, ओरिजिन, डिस्ट्रक्शन एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये होता है तत्व का मेन जो परिभाषा है। और जो तत्व होता है अपने अस्तित्व के मूल स्वरूप से विचलित नहीं होता। जो उसका अस्तित्व में जो उसका स्वरूप था, नेचर था। स्वरूप जी आप थोड़ा टेंशन में आ रहे हैं, आई नो, आपके बारे में बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो मूल स्वरूप था उससे वो विचलित नहीं होता है। ये है तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तत्व के बारे में हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, ताकि आसपास अगर आप कोई भी चीज देख रहे हो, वस्तु देख रहे हो, तो उसको आप समझ सको, बारीकी से समझ सको। देखिए अभी आपके सामने कोई भी चीज है, उसको नजर डालिए, उसके पूरे प्रोसेस से जाइए कि उसका उसका जब ओरिजिन हुआ था तब वो कैसा दिखता था, उसमें क्या था। मे बी आपके पास पेन है या बुक है, उसके ओरिजिन में कंटेंट क्या था। फिर उसके कंटिन्यूटी मतलब अभी जो चल रहा है उसमें उसका कंटेंट क्या है। और जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तब उसका कंटेंट क्या रहेगा। सपोज पेपर है, ओरिजिन कैसे होता है पेपर का, कहाँ से बैम्बू आता है से पेपर। बैम्बू से हाँ ठीक है, बैम्बू ओके। तो मैंने पेपर को जला दिया, अब क्या बचा, यश। राख फूल तो क्या वो ऐश में भी वो तत्व रहेगा, रहेगा रहेगा। रहेगा आर यू श्योर, रहेगा क्या मैं वो ऐश से वापस पेपर ला सकती हूँ। नहीं आर यू श्योर कि मैं वापस पेपर नहीं ला सकती हूँ उससे, बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं है। नहीं मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि एक बार अगर कोई चीज खत्म हो गई तो उससे फिर से दोबारा वो नहीं आ सकती।
वो अब मैं रूपांतर हो सकता है। जी, रूपांतर हो सकता है। क्या हो सकता है? रूपांतर हो सकता है हाँ, मैडम। रूपांतर हो सकता है, मतलब हाँ आइडेंटिकल आप क्रिएट कर सकते हो, हाँ बट उससे आप हाँ। चीजें नहीं ला सकते हो। अभी हम्म यही सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको पूछूं कि चलो ये शरीर तो खत्म हो गया, हम्म। अब क्या इसी शरीर से दूसरा जन्म हो सकता है? इसी शरीर से क्या दूसरा जन्म हो सकता है? तो आपका क्या जवाब होगा? नहीं। नहीं। नहीं होगा। बट अगर मैं उस शरीर के तत्व तक जाऊं तो मुझे पता चलेगा उस शरीर का तत्व तो शरीर आत्मा। धातु नहीं है, उसका आत्मा है। आत्मा। करेक्ट। फिर मैं बोलूंगी कि चलो आत्मा का क्या है उसका ओरिजिन, उसकी कंटिन्यूटी होती है नहीं, उसका डिस्ट्रक्शन होता है कि नहीं। अगर ये तीनों फेज में तत्व मुझे दिखता है तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, मतलब उसके डिस्ट्रक्शन के बाद भी, बॉडी के डिस्ट्रक्शन के बाद भी तत्व मुझे दिखेगा। यानी इस प्रकार के गहरे वाले क्वेश्चंस को हम तत्व मीमांसा में ढूंढने की कोशिश करेंगे। मतलब तत्व का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का स्वभाव, उसका नेचर समझना, रियल नेचर समझना, बाहरी नेचर नहीं। बाहरी नेचर मतलब हम जो अपने एक्सटर्नल सेंसेस से देख पा रहे हैं। एक्सटर्नल सेंसेस कितने हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए। इंटरनल सेंस भी होता है, हमारा माइंड होता है। मन तो होता है। मन से भी हम उसको देख पा रहे हैं, उसकी समझ पा रहे हैं। जैसे अभी उपनिषद, उपनिषद आपको पता है, कभी सुना है आपने उपनिषद के बारे में? हाँ मैडम। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद, उनके पास बैठना, उप माने पास, निषद माने बैठना, उनके पास हाँ। बैठना। उप माने हाँ पास बैठना, मतलब नी मतलब होता है डिवोशन के साथ बैठना। तो हम्म। डिवोशन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवोशन मतलब आप पूरा उसमें लीन हो। प्लस अभी यहाँ पे मैं बोल रही थी जब उपनिषद की बात होती है तो वहां पे इस प्रकार की चर्चा बहुत गहराई से की गई है कि रियलिटी क्या होता है, आत्मा क्या होता है, संसार क्या होता है, क्या आत्मा और परमात्मा में कुछ भिन्न है, कोई भेदभाव है उसमें। इस प्रकार की चर्चा उपनिषद में की गई है। अब उपनिषद का रेफरेंस यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि उपनिषद में वास्तविक तरीके से बताया गया है कि जो आत्मा जो है, भले वो सटल फोर्स है, पर अगर उसको समझना है तो हमारी 4 जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसके थ्रू हमें गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमारा ये जो अभी का है, प्रेजेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जागृत अवस्था। हम अभी प्रेजेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस में है, जाग रहे हैं। ओके। फिर हमारा दूसरा जो अवस्था होता है वो स्वप्न, ड्रीम स्टेट। फिर सुषुप्त, एंड लास्ट में जो होता है तूर्या। तो लास्ट वाली जो अवस्था है तूर्या अवस्था, बोलते हैं कि ये सारे ज्ञान उस स्टेज में जाके हो सकता है। अकॉर्डिंग टू उपनिषद हमें ये सारे जो ज्ञान हो रहा है, तत्व मीमांसा रिलेटेड जो भी नॉलेज होता है, हमें तूर्या स्टेज में ही हो सकता है। जितने भी ज्ञानी हैं उन्होंने मेडिटेशन तपस्या करके वो स्टेट क्रॉस किया, तुरिया अवस्था, जो कि ऐसी अवस्था है कि आप कंप्लीटली आनंद स्टेट में हैं और आपको किसी बात का दुख नहीं है। उनके शरीर टूट रहे हैं, उसमें दीमक लग रहा है, बट उनको कोई दुख नहीं है। वो उस अवस्था में जाके ये सारा ज्ञान बटोर लेते हैं और वो सारे ज्ञान फिर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये तुरिया अवस्था में ये ज्ञान मिलता है। तो ये तत्व का जो ज्ञान है वो होता है तत्व ज्ञान, जिसे दर्शन भी कहा जाता है। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट रहेगा कि इतनी गहराई वाली बातों को समझना, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इस प्रेजेंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस में, यानी जागृत अवस्था में, हम ये सारी चीजों को समझ पाए। मुश्किल है, थोड़ा चैलेंजिंग है, बट कोशिश यही रहेगी कि हम उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे, दूसरे उदाहरण के थ्रू समझे, जिससे कि ये जो तत्व है उसको समझना आसान हो जाए। तो तत्व ज्ञान को इसलिए दर्शन भी कहा जाता है। और इसे दर्शन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो विद्वान पुरुष है उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से इसके बारे में हमें बताया है, इसलिए इसको दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है। तो फिलॉसफी का जो अंग्रेजी शब्द है फिलॉसफी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और जिस वक्त व्यक्ति, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि अभी तत्व ज्ञान तो हो जाएगा, उसके बाद क्या?
तो जिस व्यक्ति को तत्व का ज्ञान होता है वो मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होता है। और इसी वजह से हम इस तत्व मीमांसा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तत्व मीमांसा की जो खोज चल रही थी, ऐसा माना जाता है कि जो ग्रीक फिलॉसफी है वहां से ये शुरू हो गई। मतलब कहाँ से एग्जैक्ट शुरू हुई उतना तो क्लियरिटी नहीं है, बट क्योंकि वो पूरा डॉक्यूमेंटेड है तो इसलिए बोला कि वहां से ये चीजें शुरू हो गई। तो वहां पे एक फिलोसोफर थे, थेलिस करके। थेलिस एक द्वीप में रहते थे, आइलैंड में रहते थे, और द्वीप के चारों तरफ उनको सिर्फ पानी ही पानी दिखता था, सिर्फ पानी। और इसी वजह से उन्होंने ये कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष किया कि जितनी भी चीजें दुनिया में आई है वो पानी से ही आई है और वापस पानी में ही चले जाएगी। तो उन्होंने वाटर को मेन सब्सटेंस बताया। वाटर इज द मेन सब्सटेंस। मतलब जो पहले के फिलोसोफर्स थे वो आस पास की चीजों को देख के ही उसको मेन तत्व बता देते थे। ठीक है, आसपास की चीजें उनको देख रही है उसी को वो मेन तत्व बता सकते थे। फिर इसके बाद आगे के जो फिलोसोफर्स थे, जैसे कि अब एक फिलोसोफर का नाम बताती हूँ, हेरेक्लिटस। उन्होंने देखा कि पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है, और जब नदी में वो अपने पाँव रखते हैं तो उन्होंने देखा कि दूसरी पाँव वो नदी में रखने से पहले ही वो नदी बह जाती है, पानी बह जाती है। तो उनके दिमाग में आया कि जिस प्रकार पानी बह जा रहा है, क्या ये दुनिया भी उसी प्रकार कंटिन्यूअसली फ्लो में है? तो उन्होंने बोला कि जो रियलिटी है, जो तत्व है, वो हमेशा बदलता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। तो उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि एवरीथिंग इज चेंजिंग एंड नथिंग इज परमानेंट एंड दैट इज द रियलिटी। उन्होंने बोला कि वही सच है, वही वही अल्टीमेट ट्रूथ है। वैसे ही सेम इंडियन फिलॉसफी में जब हम बौद्ध दर्शन के बारे में देखते हैं तो बुद्ध फिलॉसफी में भी वही बोला है कि सब कुछ बदलता है, तो सब कुछ क्षणिक है, मोमेंट्री में है। तो उन्होंने क्षणिकवाद की डॉक्ट्रिन बता दी कि क्षणिकवाद है और एवरीथिंग इज चेंजिंग। और इसी वजह से उन्होंने आत्मा को भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जब सब कुछ चेंज हो रहा है तो आत्मा कैसे परमानेंट, जो स्थायी रूप में रह सकता है, आत्मा को हम कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, तो इस प्रकार से तत्व ज्ञान में अलग अलग दर्शनों ने अपनी अलग अलग व्याख्या दी है, अलग अलग तरीकों से इसको समझने की कोशिश की गई है। और भी एग्जाम्पल समझेंगे, फिलोसोफर्स के बारे में बात करेंगे। तो तत्व के बारे में अभी अद्वैत वेदांत क्या कहता है वो देखते हैं, और बाकी के ट्रेडिशंस क्या कहता है वो भी देखते हैं। तो तत्व और अदर ट्रेडिशंस। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस ब्रह्मांड के मूल तत्व वास्तविक है? जो मूल तत्व है, जो ओरिजिन तत्व है, जो बेसिक है, क्या वो वास्तविक है या वो अवास्तविक है? क्या वो रियल है या नॉन रियल है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले आ जाता है तत्व मीमांसा की थ्योरी में। तो ये प्रश्न का जो उत्तर है वो बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग रूप से किया है। दार्शनिकों ने भी प्लस दर्शनों ने भी। दार्शनिकों मतलब फिलोसोफर्स, और दर्शनों मतलब जो फिलोसफी की हम बात कर रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार के डिविजन्स यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि सब कुछ अलग अलग होता है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो भेद, उनका जो व्याख्यान होता है भेद पर्सपेक्टिव, सब कुछ अलग है, मतलब शरीर अलग है, अगर आत्मा है तो भी अलग है। इस प्रकार से उन्होंने भेद डॉक्ट्रिन को बताया है, सब कुछ अलग अलग होता है। फिर नेक्स्ट वेदांत दर्शन बोलता है कि सब कुछ एक ही है। भले हमें लगता है कि हमारी आत्मा अलग है, किसी और की आत्मा अलग है, बट अल्टीमेटली जब तूर्य स्टेट में पहुंच के, जब मोक्ष या ये मोक्ष की जर्नी कंप्लीट हो जाती है, तो जब आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तब सब एक हो जाता है। तो वो होता है अभेद। एकत्व का उन्होंने वेदांत दर्शन में बताया है। मतलब कि सब कुछ एक ही होता है और भिन्नता केवल आभास मात्र है, सिर्फ हमको लगता है कि भिन्न है। और ये इसका ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल भी देते हैं कि हमें क्यों सब अलग अलग लगता है।
तो इसके लिए वेदांत दर्शन ने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, जिसमें वो माया के बारे में बताते हैं, इल्यूजन के बारे में बताते हैं। वो एक स्टोरी के थ्रू बताते हैं कि सपोज आप एक डार्क रूम में चले जाते हो, जहां पे बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल उजाला नहीं है, कहीं भी लाइट का सोर्स नहीं है, और आप अंदर प्रवेश करते हैं, अचानक से कहीं कोने से लाइट आती है, वहां पे आपको एक ऐसी चीज दिखती है जो कि सांप जैसी दिख रही है। अब वो चीज को देख के आप डर जाते हो, आपको लगता है वो तो सांप है और अंधेरे में वो मुझे कब काट लेगा मुझे नहीं पता, तो आप बहुत घबरा जाते हो। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद पीछे से लाइट आ जाती है और आपको दिखता है लाइट के थ्रू कि वो सांप नहीं, वो तो एक रस्सी है। बस वो अंधेरे की वजह से, डार्कनेस की वजह से आपको गलत दिख रही है। तो यहाँ पे डार्कनेस की वजह से गलत दिखना और नॉलेज यानी कि ज्ञान की वजह से उसको सही रूप में देख लेना, इस प्रकार से वेदांत दर्शन बताते हैं कि हमें भी दुनिया में जो चीजें दिख रही है वो भ्रम की वजह से दिख रही है, डार्कनेस की वजह से दिख रही है, इल्यूजन की वजह से दिख रही है। अब जब वहां पे रोशनी आती है यानी कि ज्ञान आता है, नॉलेज आता है, तभी हमें चीजें सही तरीके से दिखनी शुरू हो जाती है। और जब हम चीजें को सही तरीके से देखने लग जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये अभेद है, इसमें कोई अंतर नहीं है। हम दूसरे इंसान को देख रहे हैं, वो भी प्रकृति का ही पार्ट है। तो इस प्रकार से हम दुनिया को देखना शुरू करते हैं। तो ये आता है अभेद, यानी कि वेदांत दर्शन में, जो कि बोलते हैं कि सब कुछ एक ही है और भिन्नता जो हमें दिख रहा है वो केवल आभास मात्र में है। जो डिफरेंसेस दिख रहा है वो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस है। आप लोग में से भी काफी लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो बिल्कुल सच है, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, मेरा करने का तरीका अलग है, तो सेमनेस क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी एंड सेमनेस का, ये भी हम मेटाफिजिक्स में पढ़ते हैं। आइडेंटिटी क्या है हमारा, किस प्रकार से हमारे गुण मिल रहे हैं, तो गुणों के बारे में भी मेटाफिजिक्स में यानी कि तत्व मीमांसा में हम पढ़ेंगे कि कौन से गुण है जो सब में कॉमन है। तो यहाँ पे सांख्य दर्शन बताते हैं कि 3 गुण जो होते हैं वो सब में कॉमन होते हैं। 3 गुण, क्या बता सकता है कोई कि कौन से गुणों की बात हो रही है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। हाँ, तो ये जो 3 गुण है ये सब में होता है, भले इसकी क्वांटिटी सब में अलग अलग हो सकती, किसी में सत्व गुण ज्यादा होगा, किसी में तमोगुण ज्यादा होगा, किसी में रजोगुण ज्यादा होगा, या हो सकता है कि तीनों गुण होंगे उसमें, कभी डोमिनेंट होगा और रजोगुण होगा तो इंसान क्रोधित हो जाता है, कभी सत्व गुण डोमिनेंट होगा तो इंसान शांत रहता है। तो इस प्रकार से आप समझा सकते हो कि गुणों की जो व्यवस्था है वो सब में होती है, और सिर्फ एक गुण की डोमिनेंसी की वजह से इंसान का जो रूप है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये हो गया अभेदा पर्सपेक्टिव वेदांत दर्शन का, जो कि बोलता है कि सब कुछ एक है। फिर आता है जैन दर्शन का अनेकांतवाद। तो इस पे भी चर्चा होगी कि वास्तविकता के तो अनेक पक्ष होते हैं, अनेक दृष्टिकोण होते हैं, तो उसको समझना जो होता है वो अनेकांतवाद होता है। वैसे ही जब हम सबको मर्ज कर दे तो वास्तविकता का जो सत्य स्वरूप होगा वो भेदात्मक, जो वास्तविक है उसमें भेद भी होगा और अभेद भी होगा, दोनों ही एक साथ विद्यमान होंगे। मतलब उसमें डिफरेंस भी रहेगा और उसमें नॉन डिफरेंस भी रहेगा। तो इस प्रकार के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के ट्रेडिशंस तत्व मीमांसा में आप देखने को मिलेंगे। बट हमारा क्योंकि कोर्स जो है वो जैन मेटाफिजिक्स पे है, तो हम इसको काफी कॉन्साइज ही रखेंगे, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जैन मेटाफिजिक्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेटाफिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इंडियन मेटाफिजिक्स आता है, वेस्टर्न मेटाफिजिक्स आता है, तो अभी हम उसको बहुत कॉन्साइज करके सिर्फ जैन मेटाफिजिक्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी आगे देख लेते हैं तत्व मीमांसा का डेफिनेशन। तो तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, पराभौतिकी, दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो, दर्शन शास्त्र की वो शाखा है जो वास्तविकता के सिद्धांत एवं यथार्थ व स्वतत्व सत्ता की मूलभूत मौलिक प्रकृति, मतलब जो भी हम देख रहे हैं एज इट इज चीजें, उसको समझना, उसके अस्तित्व को समझना, उसके एग्जिस्टेंस को समझना,
उसके असीमितता को समझना, परिवर्तन, उसमें कितना चेंजेस दिख रहा है, दिख, स्पेस एंड टाइम के कंसेप्ट को समझना, कार्य कारणता, कॉज एंड इफेक्ट के चीजों को समझना, उसके बीच का संबंध, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, उसके बीच कैसा कैसा संबंध है कार्य और कारण में। जैसे अगर हम अभी कारण हम खुद को मानेंगे कि हम सब तो इफेक्ट है, तो हमारा क्रिएटर कौन है, हमारा कॉज कौन है, किसने हमें बनाया, पेरेंट्स को किसने बनाया, बोलो कि माँ बाप ने बनाया, तो फिर क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स को किसने बनाया। तो ऐसे ही हम जब कॉज के कॉज, कॉज के कॉज, कॉज के कॉज, अल्टीमेट कॉज में जाते हैं, अल्टीमेट कारण में जाते हैं, तो वो तत्व मीमांसा के अंदर आ जाता है। वो हो जाता है तत्व मीमांसा की खोज करना। तो ये सारे क्वेश्चंस जो होता है वो प्रथम सिद्धांतों का अध्ययन जो करना होता है, वही तत्व मीमांसा, जो पहला सिद्धांत है, सबसे पहला जो है। तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि चेतना, कॉन्शियसनेस, मन, पुद्गल, उसके बीच में क्या संबंध है, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस क्या है। तो हो सकता है कि ये सारे जो शब्द है आप बहुत पहली बार सुन रहे होंगे। द्रव्य मतलब क्या होता है, सब्सटेंस बोलते हैं, सब्सटेंस क्यों बोलते हैं, फिर गुण क्या होता है, उसकी क्षमता क्या है गुणों की, क्या गुण इतना इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको, क्या गुण इतना इंपॉर्टेंट है, हम्म, क्या गुण से आप किसी को समझ सकते हो। ये तो ठीक है, आपने बता दिया सत्व रजस तमो तमो गुण, बट एक प्रकार का गुण होता है जिसको वेस्टर्न फिलोसफी में समझाया है। जो गुण हमें दिखता है वो एक गुण होता है जिसको प्राइमरी क्वालिटीज बोलते हैं, जिसका जैसे कि अभी किसी का वेट, किसी का देखने को देख रहे हैं तो उसका रंग रूप ये सब दिखेगा, ये हो गया प्राइमरी क्वालिटी। प्लस उसमें एक सेकेंडरी क्वालिटी भी है जो हमें नहीं दिख रहा है, वो भी उसके गुण है। क्या नहीं दिख रहा हमें, अगर किसी को हम देख रहे हैं तो मे बी हम लोग उसका टेक्सचर, साइज, एकदम जो बारीक वाली क्वालिटी है वो नहीं देख पाते हैं। तो ये हो गया सेकेंडरी गुण। तो अभी जब हम ये दोनों गुण की चर्चा करते हैं तो ये समझ आता है कि ये दोनों गुण इंपॉर्टेंट है। अभी समझने के लिए मैंने आपके सामने एक एक ग्रीन एप्पल रखा। ठीक है, ग्रीन एप्पल देखा है आपने सबने, आपको एक ग्रीन एप्पल दिखाया, और मैंने आपको पूछा कि आप बताइए इस एप्पल के बारे में। तो आप सबसे पहले यही बोलोगे कि ग्रीन एप्पल है, ये एक फ्रूट है। फिर आप बोलोगे कि इसका शेप ऐसा है, गोल आकार का है। साइज भी शायद आप बता दोगे कि इतना छोटा है या इतना बड़ा है। बट ऐसी काफी चीजें उसमें स्टिल होंगी कि जो आप उसको नहीं बता पाओगे। ऐसा क्या है जो आप उस एप्पल में फिलहाल नहीं बता पाओगे, उसमें जो अंदर क्या चेंज हो रहा है, कितनी गति है उसमें। अब बोलोगे एप्पल तो स्टेबल है, उसमें गति कैसे हो रही है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, अगर उसमें गति नहीं हो रही है तो कल परसों आप फिर ये एप्पल को देखोगे तो ये क्यों आपको थोड़ा ब्राउनिश कलर दिखेगा। उसमें अंदर गति हो रही है, उसमें कंटिन्यूअसली मोशन हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहा है, जिसकी वजह से उसमें जो बदलाव है वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। तो ये हो गया उसकी सेकेंडरी क्वालिटी। तो इस प्रकार से गुणों को भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के गुण होते हैं, कौन से गुण हम देख पाते हैं, कौन से गुण हम नहीं देख पाते हैं। तो गुणों से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। और ये सारे डिस्कशन जो अपनी लाइफ को समझना है तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें क्या लगता है, हमें जो चीजें दिख रही है दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द ट्रुथ। बट अंदर क्या हिडन है उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे। बट फिलॉसफी बोलता है कि उसको भी हम समझ सकते हैं थ्रू मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स और तत्व मीमांसा के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि गति जो है वो एप्पल में होती है, किसी ने सोचा है कभी ऐसा। होता है मैडम। होता वो है ना। होता है, होता है। हाँ, तो गति हमें दिख पाता है। मैं हाँ मैडम, वो छोटा रहता है ना, फिर बड़ा होता है। वो पक्कू होता है ना, हम्म, वो जाने के बाद दिखता है मैडम। हम्म। ठीक है, वो तो आपके आकार की बात कर रही हूँ, बट मैं अंदर जो मोशन हो रहा है, गति, जो एटम्स जो मूव हो रहे हैं, मैं उसकी हाँ बात कर रही हूँ। क्या वो हाँ एटॉमिक चेंजेस हमें दिख रहा है। हाँ, नहीं नहीं मैडम, वो नहीं जो दिखता। अणु है, द्रव्याणु,
द्रव्य का भी छोटा सा पार्टिकल, क्या हमें वो दिख रहा है? नहीं। नहीं नहीं दिखता है। नहीं। अब जब हमें वो नहीं दिख रहा है तो हम जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? कॉन्शियसनेस को कैसे समझ सकते हैं? तो ये इस प्रकार का बहुत ही भारी क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि अब कैसे समझे। तो यही सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए तत्व मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तत्व मीमांसा समझ के हमारी जो खोज है स्पिरिचुअलिटी को लेके, रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, ये सारी खोज भी हमारी अच्छे से व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे कि हमें ये बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करे। ओके। तो ये मैडम दिक का क्या मतलब है? दिक परिवर्तन, दिक 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 एक वर्ड आया ना, दिक। दिक मतलब होता है स्पेस। स्पेस, अच्छा। हाँ, जो आसपास जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड स्पेस। इसके स्पेस। नोट्स देंगे ना मैडम? नोट्स देंगी आप ये, क्योंकि हाँ हाँ, नोट्स मिल नोट जाएंगे नहीं आपको। कर जी। नोट्स हाँ, इतना नोट्स लिख मिल नहीं सकते जाएंगे ना। आप। मैडम, नोट से पहले आपका रिकॉर्डिंग चाहिए मैडम, हमें आपका रिकॉर्डिंग मैं आप। आपको भेज दूंगी। क्या आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? नहीं, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग मैडम, में मैडम बहुत। नहीं, हाँ, टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होगा ना, तब तक नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, आपको मिल क्योंकि आपका जाएगा नोट पहली नोट्स। पहली क्लास इंटरेस्टिंग है मैडम, अच्छा है, आप अच्छा समझा रहे हैं ओ, बहुत नहीं, अब मैं इंटरेस्टिंग आपको है। वो इंटरेस्टिंग तो आपको और लगेगा आगे, प्लस मैं आपको बुक भी बता दूंगी तो आप बुक खरीद लेना वो, और उससे आप पढ़ना शुरू कर देना कि जैन मेटाफिजिक्स में आप कैसे पढ़ सकते हो। हाँ तो मैं बुक हाँ बता दूंगी या नोट्स वगैरह भी वो दे दूंगी तो वो इजी हो जाएगा। ओके जी। ठीक है। ओके। तो यहाँ समझ आ रहा है स्पेस टाइम का कंसेप्ट। अब यहाँ पे परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल फॉर्म में हमने इसको चार शाखाओं में बांट दिया है। मेटाफिजिक्स के कंसेप्ट को समझने के लिए चार शाखाओं में चीजों को बांट दी गई है। तो देखते हैं वो कौन से 4 ब्रांचेस है जिसके थ्रू हम मेटाफिजिक्स समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने बोल दिया वो है ब्रह्मांड विद्या। ब्रह्मांड की विद्या, कॉस्मोलॉजी। मतलब ऐसा शब्द सुन के आपको थोड़ा सा लगता, घबराहट लगती होगी कि कॉस्मो के बारे में जानने वाले हैं, ब्रह्मांड के बारे में जानने वाले, कॉस्मोलॉजी वो मेटाफिजिक्स में आता है। वैसे ही ऑन्टोलॉजी, ये सारा सब्जेक्ट्स है फिलोसॉफी में। कॉस्मोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, वैसे ही ऑन्टोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है। सत्य मीमांसा, सच की खोज, सच क्या होता है दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। वैसे ही ईश्वर मीमांसा, प्राकृतिक धर्म मीमांसा, ईश्वर मीमांसा। इस प्रकार से हम इसके ब्रांचेस को समझ सकते हैं। प्लस मन का दर्शन, माइंड, फिलॉसफी ऑफ माइंड, इसके बारे में भी हम चीजों को जान सकते हैं। ठीक है। आप लोग मुझे 2 मिनट देंगे? हाँ तब तक आप मैडम। इसको डिस्कशन करिए, मैं जस्ट देख कर आती हूँ। मैडम ಚಿನ್ನ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಕುತ್ಕೋತಾ ಇದೆ, ಮುಚ್ಚಿಡೋಗು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ. ನೋಡೋದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡು. मैडम अच्छा पढ़ा रही है ना, अच्छा पढ़ा है। इंटरेस्टिंग। हाँ अच्छा रहा, अच्छा पढ़ रही है। लेकिन नोट नहीं कर सकते ना, पढ़ाते समय नोट नहीं कर हाँ पा रहे हैं ना। हाँ, नोट करने को होते तो वो सुनना छूट जाता है, नोट जी, करने का। साथ के साथ अगर नोट मिल जाए ना तो अच्छा रहता है, फिर जो अपने नोट्स बना हाँ लेते हैं ना तो याद रहता है वो। मैम दे भेज दे। देंगे आज नोट्स और वो लेकिन बुक का नाम लेकिन भेज मैडम देंगे। मैडम पढ़ाने का तरीका अच्छा है। मुझे पसंद है, अच्छा है। नहीं, ये जो प्रेजेंटेशन में जो आ रहा है ना सामने, इसी को अगर भेज दें तो बहुत अच्छा है। उसको हाँ 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 जो रिक्वेस्ट करिए, इस टेक्स्ट को ही भेज दें, वो तो काम चल जाएगा ना हाँ अपना। मैम, हाँ। आ ओके। तो अभी मुझे 5 मिनट आप लोग सब लोग दीजिए। तब तक मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं तत्व मीमांसा पे, आप उस पर थोड़ा डिस्कशन कीजिए। मोस्टली जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है, उसमें 5 मिनट्स आप डिस्कशन कीजिए एंड आफ्टर 5 मिनट्स वी विल रिज्यूम। ओके। या
अभी इसमें जैसे 4 टॉपिक बताया है। हाँ एक तो हो गया मेटाफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी। हाँ। कॉस्मोलॉजी। हाँ। हाँ, एक सत्य के बारे में तो ऑन्कोलॉजी। हम्म। और एक हो गया ऑन्टोलॉजी। मन, ऑन्कोलॉजी। ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी। हाँ ऑन्टोलॉजी, सॉरी, हाँ ऑन्टोलॉजी। और एक हो गया मन, ईश्वर। मन का ईश्वर। दर्शन। हाँ, एक ईश्वर ईश्वर मीमांसा उसको। मीमांसा, फिर ईश्वर मन का मीमांसा दर्शन। मैं हाँ, तीन ही लिखी हूँ, मन ब्रह्मांड का विद्या, दर्शन, मन का मन का दर्शन। दर्शन। मन का दर्शन। मन दर्शन, मन का दर्शन। हम्म। और एक बताई मैडम ने लास्ट में, मन का दर्शन में, उसके बीच में और हाँ, एक बताई। ईश्वर मीमांसा। ईश्वर ईश्वर का, मीमांसा। ईश्वर मीमांसा। 4 हुआ ईश्वर ना, 4 मीमांसा। शाखा। हाँ। 4 ही है, ईश्वर। 4 ही शाखा है इसके। मेटाफिजिक्स ईश्वर विल बी स्टडी, इसके 4 शाखाएं हैं। हाँ, ईश्वर मीमांसा लिखी हूँ। हम्म। उसके बाद कुछ कुछ बोला मैडम ने। नहीं, मन दर्शन ही है, मन का दर्शन, मन माइंड का। का। हाँ, मन हम्म। का दर्शन भी है। उसके बीच में कुछ बताई। नहीं, जो ऐसा प्राकृतिक धर्म मीमांसा बताया ना, प्राकृतिक धर्म मीमांसा, ईश्वर का। वो ईश्वर मीमांसा प्राकृतिक। का ही मतलब वो है। हाँ, हाँ, ईश्वर का ही है वो। ये क्योंकि ईश्वर मीमांसा का ही हाँ, प्राकृतिक धर्म उसका ही है, मीमांसा उसका होता ही है। है प्राकृतिक धर्म एक्चुअली मीमांसा। दो वर्ड जो हैं वो बेसिक वर्ड हैं, दो वर्ड समझिए आप। एक ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी क्या है कि हम सत्य को जानना चाहते हैं, व्हाट इज ट्रुथ। हाँ आज तक हाँ। वो ट्रुथ को समझ नहीं पाया, डिफाइन नहीं कर पाया। तो हाँ व्हाट इज हाँ। ट्रुथ क्या है? सत्य चित्त आनंद, आपने सुना होगा, सत्य चित्त हाँ आनंद। तो सत्य हाँ, क्या वो है, तो। रियलिटी क्या है? ये दुनिया रियल हाँ, है, हम लोग रियल है, हम जो देख रहे हैं वो रियल है, क्या रियल है? वो तो ऑन्टोलॉजी। मालूम है। हाँ अब उस सत्य को जानने के जो माध्यम हैं, हाउ टू नो द हाँ ट्रुथ। ट्रुथ को जानने के कई तरीके, जैसे मोक्ष मार्ग के कई तरीके होते हैं, इसी तरह हाँ सत्य को जानने के लिए भी कोई तरीका होगा ना। तरीका। उस तरीके हाँ। को हम एपिस्टोमोलॉजी कहते हैं। बात समझिए। एपिस्टोमॉल। हाँ, हाँ, एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टोमोलॉजी जो अभी मैडम ने नहीं एपिस्टेमोलॉजी। बताया है। लेकिन हम्म ऑन्टोलॉजी को जानने, ऑन्टोलॉजी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सत्य क्या है हम ये जानना चाह रहे हैं, करेक्ट। अब हम्म उस सत्य को जानने के लिए रास्ता क्या होगा, आउट हाउ हम्म, वी कैन फाइंड आउट। जो हाउ जो है, जो तरीके हैं, जो वेज हैं, उनको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। अच्छा, ओके। एक बेसिक कंसेप्ट हो गया, सच और सच को जानने के तरीके। सच को कहेंगे हम एपिस्टोमोलॉजी ontology। को हिंदी में क्या कहते हैं सर? जी। हिंदी में एपिस्टोमोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में ही एपिस्टेमोलॉजी को पढ़ा है। हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान ज्ञान मीमांसा। मीमांसा। ज्ञान हाँ हाँ। मीमांसा, ठीक। जैसे अभी तत्व मीमांसा हो गया ना, हाँ, वो हाँ, ज्ञान। तत्व की खोज, वैसे वो ज्ञान मीमांसा हो गया। हाउ टू हाँ ज्ञान नो की द, खोज। हाउ हाँ। टू नो द ट्रुथ, एक्चुअली हाउ यस, टू हाउ टू नो द नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज। नॉलेज, दैट तो इज वो हो गया ज्ञान मीमांसा। करेक्ट। हाँ ठीक है। ओके, तो यहाँ तक अच्छा। सबको क्लियर है? आप लोग का डिस्कशन सुना मैंने, इट वॉज वेरी नाइस। यस तो यस। मैडम ये एपिस्टेमोलॉजी एक्सीलेंट, इसमें क्यों नहीं? आपके जो एक्सीलेंट जा 4 रहे हो आप वर्गीकरण लोग। किया है मैडम, जी। आपने जो 4 क्लासिफिकेशन दिए हैं, हाँ इसमें जी। एपिस्टेमोलॉजी को क्यों नहीं दिया? बिकॉज दैट इज द वे ऑफ फाइंडिंग आउट, इसलिए नहीं दिया है ये या क्या? मेटाफिजिक्स के मैंने 4 पार्ट बताए हैं आपको। हम्म एपिस्टेमोलॉजी तो एक अलग ही ब्रांच है। मतलब हाउ तरीका हो जाएगा, वो वेज हो हाँ, जाएंगे वो। एपिस्टेमोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। वो फिलॉसफी के अंदर आता है, बट मैंने ये जो 4 डिविजन्स आपको बताए हैं, ये ये जो तत्व डिवीजन है। मीमांसा के भेद है, ये तत्व हाँ, मीमांसा के भेद है। हाँ, ओके। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख पा रही है, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर देती हूँ। वहां पे पहुंचे थे। हाँ, यहाँ तक अब हम आए थे। जी। और ओके, तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 4 शाखाएं बताई है, या तत्व मीमांसा की शाखाएं बताई है, ये है ब्रह्मांडी विद्या, कॉस्मोलॉजी इसके अंदर आ जाता है, फिर ऑन्टोलॉजी भी इसके अंदर आता है, और ईश्वर मीमांसा यानी कि प्राकृतिक धर्म मीमांसा इसके अंदर आ जाता है, और मन दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ इसके अंदर आ हम्म, जाता है। तो ये जो मेन मैंने जो शाखाएं बताई है, ये किसकी बताई है? ये मेटाफिजिक्स की बताई है। अब जब आप बात कर रहे हो अलग अलग सब्जेक्ट्स की, एपिस्टेमोलॉजी, वो सब बहुत मतलब वो हम पढ़ते हैं तत्व मीमांसा के अंदर, नॉलेज के बारे में जानते हैं, बट एपिस्टेमोलॉजी में सोर्सेस ऑफ नॉलेज के बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है। स्तोत्र क्या है ज्ञान का, होता क्या है ज्ञान, ज्ञान से रिलेटेड जो भी चर्चा होती है, वो एपिस्टेमोलॉजी में ली जाती है।
ये सप्तभंगी वगैरह मैडम उसी में लिए जाते होंगे ना? हाँ जी, वो उसमें ली जाती है। जी। ठीक है, इतना Okay. क्लियर? Yes, ओके, ma'am. आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ मैम। हाँ, तो मेटाफिजिक्स जैसे मैंने बताया है, इसका शब्द का मतलब समझ लेते हैं। इसका जो शब्द है उसका मतलब होता है प्राकृतिक के बाद या पीछे या उसके अध्ययन के बीच, समथिंग विच इज बिफोर और विच इज आफ्टर। तो ऐसा सजेशन दिया गया है कि शब्द जो है पहली शताब्दी संपादक द्वारा बहुत ऐसा किया गया था कि जो अरस्तु है, एरिस्टोटल है, उन्होंने एक वर्क उनका था मेटाफिजिक्स, उन्होंने ये शब्द यूज किया अपने मेटाफिजिका में। तो वहां पे मेटाफिजिक्स उस शब्द से आया, मेटाफिजिका शब्द से आया। तो जो एरिस्टोटल जो चीजों की बात कर रहे थे, एरिस्टोटल भी इसी सारे तत्व के बीच में बात कर रहे थे कि सोर्स क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, और नॉलेज का मुद्दा मतलब जो हम चीजें देख रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए। इस सारे डिस्कशन में एरिस्टोटल फोकस करते हैं। तो तत्व मीमांसा जो है उसके प्रमुख प्रश्न यही होता है कि बिगिनिंग कैसे होती है, अनंत क्या है, एंड क्या है, किसकी सत्ता अस्तित्व है, जो है वो कैसा है, जो सत्ता है उसकी प्रकृति क्या है। इस प्रकार की चीजें मेटाफिजिक्स में डिस्कशन की जाती है। ठीक है, ओके। तो मैं आपको सबसे पहले एरिस्टोटल का बता देती हूँ। एरिस्टोटल इज वन ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर। और एरिस्टोटल बोलते हैं कि जितनी भी दुनिया में हम चीजें देख रहे हैं उसमें जो कॉमन जो चीज है वो गति है। गति की वजह से ही चीजें की बिगनिंग हुई है और चीजों का एंड हुआ है। अगर गति नहीं होती तो ना ही बिगनिंग होता और ना ही एंडिंग होता। गति इज द मेजर थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस सारी चीजों पे वो चर्चा करते हैं। अब एरिस्टोटल कौन थे? उनके जो गुरु थे वो थे प्लेटो। और प्लेटो की भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्क है, रिपब्लिक करके उनकी एक वर्क है जिसमें गवर्नेंस से रिलेटेड बातें दी गई है। तो आज भी हम जो काफी सारी चीजें जो ली गई है, डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, ये सारी चीजें उनकी किताब से ली गई है। और प्लेटो के भी जो गुरु थे वो थे सोक्रेटिस। सोक्रेटिस सोक्रेटिस का भी विषय जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, सुकरात इनको बोलते हैं। और सोक्रेटिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ज्ञान की दिशा बदल दी। जिस प्रकार से हम ज्ञान को समझते थे, वो बोलते थे कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं। और वो बोलते थे कि नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, खुद को समझो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। तो इस प्रकार की उनकी चर्चा रही है। मतलब अब इतने जो बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे उसकी श्रृंखला में अभी जब एरिस्टोटल की बात करते हैं, तो एरिस्टोटल जब किताब लिखते हैं मेटाफिजिका, तो वहां पे वो ये सारे तत्वों के बारे में डिस्कशन करते हैं, रियलिटी के नेचर, उसके गुण, उसमें जो गति है उसके बारे में वो बताते हैं। तो जब ये सारे डिस्कशन होता है, तो जब किसी ने वो बुक पढ़ा तो उनको लगा कि ये जो मेटाफिजिका है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको एरिस्टोटल ने लिखा है, एरिस्टोटल ने बताया है। अब ये मेटाफिजिका को उन्होंने यहाँ पे मेटाफिजिक्स एज अ सब्जेक्ट हम लेना शुरू करते हैं, मेटाफिजिक्स। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? जी। ओके। तो यहाँ पे जिस प्रकार के सवाल आते हैं, प्रमुख क्वेश्चन आते हैं कि अनंतः क्या है, किसकी अस्तित्व है, जो है वो कौन है, वो कैसा है, जिसकी सत्ता है उसकी प्रकृति क्या है, ये सब चीजें आ जाती है मेटाफिजिक्स में। ठीक है, ओके। सो अभी हम यहाँ पे ही वाइंड अप कर लेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसको पूछ लीजिए। मैडम टेक्स्ट बहुत जरूरी है आपके कोर्स में, टेक्स्ट बहुत जरूरी है, रिटन जब तक नहीं होगा। हाँ हाँ, टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो जी। क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का बताया जी। कि किस प्रकार की चर्चा होने वाली है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्या क्या जो क्या क्या शब्द है जिससे हम इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये सारी चीजें हमने बताई।
प्लस जो टेक्स्ट है मैं आपको रिफर कर दूंगी, जैन मेटाफिजिक्स की कोई बुक ही रिफर कर दूंगी कि आप पढ़ना शुरू करें। नहीं तो अगर आपको दर्शन के बारे में समझना है, मेटाफिजिक्स के बारे में समझना है, तो आप जो आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी है, या तो इंडियन फिलोसफी की किताब है, हिंदी में भी है, सतीश चंद्र चैटर्जी की, वो आप बुक ले सकते हो ताकि आप दर्शन को और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप दर्शन को समझ सकते हो तो उसमें जो आ रहा उसका विषय है मेटाफिजिक्स, वो भी आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर धीरे मैडम धीरे हम जो जैन मेटाफिजिक्स की जो चीजें हैं उसको हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। मैडम सिलेबस सिलेबस बोलिए मैडम, सिलेबस हाँ, भेजिए मैडम। सिलेबस मैं एक काम करती हूँ, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ हाँ ताकि मैडम, आप हाँ लोग थोड़ा सा देख ले कि जैन मेटाफिजिक्स में कौन कौन सी हाँ चीजें हम पढ़ने हाँ वाले हैं। हाँ ठीक है, मैडम, हाँ तो मैं आपको सिलेबस दे दूंगी और प्लस बुक का रेफरेंस बता देती हूँ, तो वो बुक आप अमेजोन से ले लीजिएगा और पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोग के लिए काफी नए होंगे, बट उसको बारीकी से समझना है तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इंटरेस्टिंग है, आप जितना डीप में जाओ वो कम है। यहाँ पे एक फिलोसोफर है कांट, वो बताते हैं कि मेटाफिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप समझ लो कि आप समुद्र के किनारे में हो जहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, और आपको समुद्र का किनारा ही नहीं दिखेगा फिर तो। अगर रोशनी नहीं है तो आपको बस दिखेगा कि समुद्र की लहरें आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, बट हाँ अभी कभी उसके किनारों की बात नहीं कर पाओगे, किनारों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि रोशनी हाँ ही नहीं है, वहां पे हाँ लाइट ही नहीं है। ठीक है, तो लाइट भी होगा तब भी आप किनारों को नहीं देख पाओगे। तो मेटाफिजिक्स ऐसा गहरा विषय है। ठीक है, तो समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेटाफिजिक्स की ही किताब, सबसे पहले आप इंडियन फिलोसफी की किताब पढ़ना शुरू करिए, फिर उसके अंदर जो मेटाफिजिक्स है उसको भी आप पढ़ना शुरू करिए। सतीश चंद्र चटर्जी का इंडियन फिलोसफी बुक है मैडम। हाँ, वो आप पढ़ सकते हो एक बार, ताकि आपको दर्शन क्या है वो विषय में क्लियर हो जाए कि दर्शन क्या होता है। वो सतीश चंद्र चैटर्जी है, हीरियान की भी आउटलाइंस ऑफ इंडियन फिलोसफी है, प्रोफेसर हीरियान की, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बट सतीश चंद्र चैटर्जी सभी मतलब सेमेस्टर्स में रिकमेंड किया जाता है, तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर की भी तैयारी हो जाती है अगर वो बुक पढ़ते हो, क्योंकि जो षड दर्शन है उसके बारे में भी उसमें जानकारी दिया गया है। फिर कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इसके बारे में भी वहां पे चीजें डिटेल्स में दी गई है। हाँ मैम। ओके, यस मैम। और हाँ कोई मैम। डाउट? इसमें तत्वार्थ सूत्र का विषय भी आता है मैडम? नहीं नहीं, तत्वार्थ सूत्र तो अलग टेक्स्ट हो गया, जैन टेक्स्ट हो गया, उसका विषय नहीं आएगा। तत्वार्थ सूत्र में भी वहां पे तत्व की चर्चा हो रही है, बट हम यहाँ पे टेक्सचुअल स्टडीज नहीं करने वाले हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट जैन नहीं। मेटाफिजिक्स पे फोकस करने वाले हैं। हाँ हाँ, नहीं तत्वार्थ सूत्र टेक्स्ट नहीं पढ़ते, लेकिन उसके अंदर वो जीव अजीव का विषय, ना ब्रह्मांड का विषय, ना हाँ हाँ लोकालोक का, हाँ, वो वो तो आएगा इधर वो आता है आएगा, ना। जीव वो है। अजीव का विषय आएगा। हाँ आएगा ना, हाँ हम्म। हाँ, इधर आएगा। जैन फिलोसफी पे मैडम कौन सी बुक है जैन फिलॉसफी, जैन दर्शन, जो अब आप जैन पढ़ाएंगे? जैन जो दर्शन आप पे नहीं, जैन मेटाफिजिक्स में मैं आपको बताऊंगी। जैन बट फिलहाल मेटाफिजिक्स। आप थोड़ा दर्शन पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि फिर दर्शन को समझ जाएंगे तो उससे रिलेटेड मीमांसा जो है वो समझना आसान हो जाएगा, जैन मेटाफिजिक्स भी समझना आसान हो जाएगा। नहीं तो मैं आप लोग को धीरे धीरे फिर कोई टेक्स्ट वगैरह भी प्रोवाइड कर दूंगी, हिंदी हाँ इंग्लिश दोनों में, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। जी जी। ठीक है। ठीक है, ओके, और कोई डाउट? नहीं ठीक है मैडम। ठीक ठीक है, है। यस आज के लिए हम्म, काफी है, आज के ये आई थिंक थोड़ा सा सब्जेक्ट को समझ लिए हैं। जब कल दूसरी क्लास करेंगे तो वहां पे थोड़ा और डिटेल्स में जाएंगे, सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। फर्स्ट सेकंड क्लासेस थोड़ा इंट्रोडक्शन ही होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर में जाएंगे। ओके मैम। ओके, यस मैम। यस चलो ओके मैम। एवरीवन, देन जय जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। जय श्री थैंक यू। थैंक यू सो राम। मच।